Hello and welcome to all. Today our first question is consider the following statements. Number 1. The chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not members of that house. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उसका मेंबर नहीं होता और डिप्टी चेयरमैन जो है वो हाउस के मेंबर से ही इलेक्ट किया जाता है. Second statement is while the nominated members of the two houses of the parliament, टू हाउसेज कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से, फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ वोट करते हैं, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से ही होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज बी. इन एक्सप्लेनेशन वी गेट टू लर्न दैट प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्य सभा, आर्टिकल 89 provides that there has to be chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha. चेयरमैन कौन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन एक्ट करता है आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग. ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस अनलाइक स्पीकर. जैसे स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है, चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है. वो राज्यसभा में प्रेजेंट रह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते जब उनके रिमूवल के लिए कोई भी मोशन अगर पेश किया जा रहा है. लेकिन स्पीकर वोट भी कर सकते हैं अगर उनको रिमूव करने की प्रोसेस चालू है. तो ही कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम राज्यसभा व्हेन ही इज रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट. जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिए जाते हैं तो वो राज्यसभा के जो चेयरमैन है ऑटोमेटिक हट जाते हैं. देन कम्स वाइस चेयरमैन. वाइस चेयरमैन इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा. वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है. ही परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन व्हेन हिज ऑफिस इज वैकेट और एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और एब्सेंट. अगर जो चेयरमैन है दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, अगर उनकी पोस्ट खाली है या वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं या वो एब्सेंट हैं, इन तीनों सिचुएशन में जो वाइस चेयरमैन है वो एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा, उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा राज्यसभा में. देन कम्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. वी नो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट से डील करता है. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया and indirectly elected by electoral college consisting of elected members of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, state legislative assemblies and union territory of Delhi and Puducherry. He is impeached only on the violation of constitution. Then comes vice presidential election. Article 63 provide करता है there has to be vice president. He is the second highest rank in the country. He is indirectly elected by all the members of the Rajya Sabha and Lok Sabha. Moving to our next question, consider the following statements. The president shall make rules for the convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, यानी कि कौन सी पावर्स डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव पावर्स. उस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट ठीक. देन all executive decisions of the government of India shall be expected to be taken in the name of the prime minister. यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि द नेम ऑफ प्रेसिडेंट सभी डिसीजंस. करेक्ट आंसर इज ओनली वन. यहाँ पे हम प्रेसिडेंट की पावर्स डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में. ही इज First citizen of India, head of state. Under Article 52, there shall be a president. He is the symbol of sovereignty, unity and integrity of India. Indirectly elected as we have discussed earlier also. Powers क्या क्या है प्रेसिडेंट की.
एग्जीक्यूटिव पावर्स के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, जिसके बारे में हम नीचे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स लॉ मेकिंग से रिलेटेड जो भी उनकी पावर्स हैं, ऑर्डिनेंस है, जैसे सम्मन करना है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, उसमें फर्स्ट सिटिंग में जो एड्रेस होता है उनका, ये सब लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर आता है। फाइनेंशियल पावर्स में जैसे मनी बिल को वो कंसेंट देते हैं पहले से ही, प्री कंसेंट। देन कम्स जुडिशियल पावर, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं जुडिशियल मैटर्स में। डिप्लोमेटिक पावर्स जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑब्लिगेशंस उनके नाम पे, उनके बिहाफ पे डिस्कस किए जाते हैं। मिलिट्री पावर्स इज द चीफ। एंड देन इमरजेंसी पावर्स, कुछ उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर भी होती है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देन कम्स फर्स्ट पॉइंट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन हिज नेम। सेकंड इज ही कैन मेक रूल्स, इसके रिगार्डिंग रूल्स specifying the manner in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. In addition to this, transaction of business of union government and then allocation of business to ministries all has to be decided by the rules as per the rules made by the president. Number 3 is he appoints PM, ministers, Attorney General of India, CAG, chairman and members of UPSC, Finance Commission, Interstate Councils, SC, ST, OBC commissions, administrators of Union Territories. PM, Minister, AGI hold office during the pleasure of the President. Moreover, he can seek information from PM with respect to administration of the affairs of Union, proposals for legislation, etc. Finally, power to declare any areas as scheduled areas and to administer scheduled areas and tribal areas. All these are executive powers of the President. Moving to our next question, consider the following statements regarding the no confidence motion in India. Number 1, there is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. It is a correct statement. A motion of no confidence can be introduced in Lok Sabha only. That is also correct. So both A1 and 2 are correct. In explanation, first we will study about motions and then we will look at the types of motions, and in types of motions we will discuss about no confidence motion. First is, what is motion? Motion is a formal proposal put forward by a member of the parliament. Why? To initiate debate or discussion on a particular matter. किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए कोई भी एमपी इस प्रपोजल को पुट फॉरवर्ड रख सकता है। कितने टाइप्स हैं मोशन के? फर्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका पर्पज़ क्या है? टू टेस्ट कॉन्फिडेंस और मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी सपोर्ट है या नहीं, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम ये 1963 में मूव किया गया था। देन कम्स कॉन्फिडेंस मोशन, जिसका पर्पज़ ये होता है कि वो इनिशिएट किया जाता है टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कोई भी गवर्नमेंट है न्यूली इलेक्टेड, मोस्टली के यूज़ में होता है कि भाई अगर उसके पास बहुत ही थिन मेजोरिटी है तो उस केस में प्रेसिडेंट उनको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। देन कम्स एडजॉर्नमेंट मोशन। इसका पर्पज़ क्या होता है? टू डिस्कस अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसके लिए स्पीकर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है और 50 MPs का सपोर्ट होना चाहिए इसको एडमिट करने के लिए। ये भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देन कम्स क्लोजर मोशन, टू कट शॉर्ट a debate on a matter before the house. Then comes motion with a vote. इसका पर्पज़ है डिबेट विद ए वोट ऑन ए स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। देन कम्स शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। द पर्पज़ ऑफ दिस मोशन इज टू डिस्कस स्पेसिफिक इश्यू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड विदाउट वोटिंग ऑन इट। देन कम्स प्रिविलेज मोशन।
The purpose of this motion is to criticize actions of a minister who violated privileges of the House. For example, if a minister presented inaccurate facts or manipulated them. In such case, such motion can be moved. After that comes motion of thanks. Its purpose is to express gratitude for President's address at the commencement of the Lok Sabha. After that, cut motion. Its purpose is to reduce amount of a demand in budget. Moving to our next question, which one of the following is the largest committee of the parliament? So question is on parliamentary committee. 2014 में लगा था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो यू विल मार्क इट राइट. On estimates. In addition to committee on estimates, we need to study public accounts committee also, estimates, public undertaking, petitions. We will discuss about them in detail. First and foremost, we need to learn that what are parliamentary committees. It is the most important question and it should come to your mind. These are the smaller deliberative bodies consisting of MPs. Why? To assist Parliament in discharge of its duties. Who appoints it? It is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker in case of Lok Sabha and Chairman in case of Rajya Sabha. These committees act as eyes, ears, hands and sometimes brain of legislature. These are mainly two types: standing committee and ad hoc committees. Standing committees are permanent in nature. They are constituted every year or periodically and they work almost on continuous basis. First among them is कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से. इसका काम क्या होता है? टू एग्जामिन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो कैग की रिपोर्ट है उन अकाउंट्स पे उसको एग्जामिन कर. सेकंड इज कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं. इसका पर्पज़ है टू एग्जामिन बजट एस्टिमेट्स एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, की पब्लिक एक्सपेंडिचर को और कैसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, उसमें एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है. देन कम्स कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. इसका काम होता है टू एग्जामिन अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड कैग्स रिपोर्ट ऑन दोज अकाउंट्स. इन एडिशन टू दिस वी गेट टू सी कमिटी ऑन पिटिशंस, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 10 राज्यसभा के. लेकिन जो लोकसभा है वो उसके लिए सेपरेट कमेटी है, दोनों हाउसेज के लिए. लोकसभा की अलग कमेटी, राज्यसभा की अलग कमेटी. इसका काम होता है पिटिशंस ऑन बिल्स एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे जो भी पिटिशंस हैं उनको एग्जामिन करना. कुछ और भी कमिटीज़ हैं, जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटी फॉर डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, कमिटी फॉर हाउस कीपिंग. एड हॉक कमिटीज़ कौन सी होती हैं? जो टेम्परेरी होती है. दे सीज टू एग्जिस्ट once the task allocated to them is completed. For example, select and joint committees on bills, advisory and inquiry committees. ये टेम्परेरी है, इनको जो भी काम दिया जाता है, जब वो काम पूरा हो जाता है तो इनको ख़त्म कर दिया जाता है. Moving to our next and last question, with reference to the union budget, which of the following is or are covered under the non-plan expenditure? Question was asked in 2014. डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज, पेंशन. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सभी इसके अंडर में कवर्ड हैं. तो करेक्ट आंसर इज सी. ये थोड़ा अभी इरेलीवेंट क्वेश्चन है, लेकिन डिस्कशन थोड़ा इस पर लाइट करेंगे, क्योंकि 2016 में रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक क्लासिफिकेशन था इसको अबॉलिश कर दिया था. ये ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया है. लेकिन देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है. प्लान एक्सपेंडिचर इज ऑन आइटम्स मेंशनड इन द 5 ईयर प्लान.
The money for this expenditure is taken from Consolidated Fund of India. For example, expenditure on electricity, water, communication, transportation, agriculture, etc. इन सब पे जो भी एक्सपेंडिचर है वो प्लान्ड होता है, 5 ईयर प्लान्स में मैंशनड होता है और उसी के अकॉर्डिंग उस पर खर्चा किया जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये है कि जो अचानक से आ गया, जो प्लान्ड नहीं था, जिसके बारे में पहले से पता नहीं था। ऑन आइटम्स आउटसाइड 5 ईयर प्लान्स, इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशन्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 2016 में इस क्लासिफिकेशन को एबोलिश कर दिया था। किसके बेसिस पे? CR रंगराजन कमेटी के बेसिस पे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।